मेरा नाम जिन पार्क है और उस सुबह से पहले जब मैंने गलती से अपने खाली हाथों से एक टूटे हुए माइक्रोवेव को बिल्कुल नया बना दिया था। मेरा सबसे बड़ा हुनर महंगी चीजों को ऐसे दामों पर ढूंढना था जिसे देखकर आम लोगों को मुझ पर शक होने लगे। मैं उन्हें चुराता नहीं था, ये बात बहुत जरूरी है। मेरे पास बस एक ऐसी ईश्वरीय देन थी कि मैं वही पहुंच जाता था जहां अमीर लोग पैसों से जुड़े गैर जिम्मेदाराना फैसले लेते थे। स्टोरेज नीलामियां, कबाड़ खाने, लावारिस गोदाम, इंश्योरेंस लॉट, एस्टेट सेल्स, पिस्सू बाजार पुलिस नीलामियां, बंद हो चुके रेस्टोरेंट और दिवालिया हो चुके टेक ऑफिस। अगर कोई चीज कभी महंगी रही हो और अब उस पर धूल, कॉफी के दाग, अजीब ओगरीब खरोंचे या कानूनी कागजात चढ़ चुके हों तो मैं उसे देखना चाहता था। दुर्भाग्य से महंगे कचरे को देखना और उस महंगे कचरे से मुनाफा कमा पाना दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। 24 साल की उम्र में मैं इतने छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था कि अगर मैं जोर से पैर मारूं तो मेरा बिस्तर फ्रिज को छू जाता था। मेरे बैंक खाते में सिर्फ $48 बचे थे। मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे धमकी भरे विराम चिन्हों वाले ईमेल भेज रही थी और मकान मालिक ने मुझे ऐसे लहजे में नौजवान कहना शुरू कर दिया था जिसका मतलब था कि किराया अब कोई दोस्ताना सुझाव नहीं रह गया है। तभी मेरा माइक्रोवेव फट गया। कोई नाटकीय अंदाज में नहीं, ये दीवार चीर कर बाहर नहीं निकला और नहीं किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला। इंस्टेंट नूडल्स का एक कप गर्म करते समय इसने बस एक उदास सी भिन भिनट की नीली रोशनी चमकी और ये हमेशा के लिए बंद हो गया। मैंने उसे घूरा। वो माइक्रोवेव 3 साल से मेरा वफादार साथी रहा था। उसने नूडल्स पकाए थे, फ्राइड चिकन दोबारा गर्म किया था, एक इमरजेंसी के दौरान गीले मोजे सुखाए थे जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, और एक बार तो अप्रत्यक्ष थर्मल वॉरफेयर से एक कॉकरोच को भी मात दी थी। मैंने उसकी साइड पर एक थप्पड़ मारा, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे दोबारा थप्पड़ मारा, तभी आधी सेकंड के लिए दुनिया मानो थम सी गई। सचमुच नहीं, मुझे अभी भी ऊपर वाले पड़ोसी के कुछ भारी सामान गिराने की आवाज आ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने अजीब पारदर्शी परछाइयां तैरने लगी। माइक्रोवेव अपनी अलग अलग अवस्थाओं के बीच छिलमिलाने लगा। मरा हुआ माइक्रोवेव, टूटा हुआ माइक्रोवेव, गंदा माइक्रोवेव, साफ माइक्रोवेव, नया माइक्रोवेव, डिब्बे में बंद माइक्रोवेव। उस एक हास्यास्पद पल के लिए मैं उस चीज के हर एक रूप को एक के ऊपर एक देख पा रहा था, मानो किसी ने उसकी जिंदगी के पिछले 3 सालों को एक ही सेकंड में समेट दिया हो। तभी मुझे अपनी हथेली के नीचे कुछ महसूस हुआ, एक अदृश्य डायल जैसा। मेरे पास इसे समझाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। ये खुद समय के हैंडल को छूने जैसा था। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे पीछे की तरफ घुमा दिया। माइक्रोवेव बदलने लगा, जलने का निशान गायब हो गया, खरोंच वाला प्लास्टिक बिल्कुल चिकना हो गया, एक हल्का सा ठक का आवाज आया और उसका डेंट बाहर निकल आया। फीके पड़ चुके बटन गहरे और नए जैसे हो गए। वेंट से ग्रीस गायब हो गई और फिर एक आखिरी छोटी सी बीप के साथ उसका डिस्प्ले जल उठा। मैंने धीरे से अपना हाथ हटाया। माइक्रोवेव बिल्कुल नया दिख रहा था, साफ किया हुआ नहीं, रिपेयर किया हुआ नहीं, बल्कि बिल्कुल नया। मैंने दरवाजा खोला, अंदर से फैक्ट्री वाले प्लास्टिक की महक आ रही थी। मेरा नूडल्स का कप गायब था। ये बुरा हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने बाहरी बॉडी को छुआ था तब वो कप माइक्रोवेव के अंदर था ही नहीं। जाहिर तौर पर ये क्षमता जो भी थी, ये केवल उसी निर्जीव चीज पर असर करती थी जिसे मैं छूता था, उसके आसपास की हर चीज पर नहीं। मैंने अपने हाथों को देखा, फिर मैंने माइक्रोवेव को देखा, फिर मैंने अपनी मेज पर रखे एक टूटे हुए फोन को देखा। मैंने उसे 2 दिन पहले एक बस स्टॉप के पीछे से उठाया था। स्क्रीन ऐसी लग रही थी मानो किसी ने उसे हॉकी पक की तरह इस्तेमाल किया हो। मैंने उसे छुआ, वही एहसास फिर वापस आ गया। फोन कई परतों में दिखने लगा, टूटा हुआ, खरोंचों से भरा, इस्तेमाल किया हुआ, नया, डिब्बे में बंद, असेंबली से पहले का। इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा पीछे चला जाता, मैंने खुद को तुरंत रोक लिया। वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब मैंने उस अदृश्य डायल को जरूरत से ज्यादा पीछे घुमाया तो फोन नया होने के बजाय अधूरा होने लगा। उस एक डरावने पल के लिए मैंने स्क्रू गायब होते देखे और ग्लास को मेटल से अलग होते देखा, जैसे वो चीज वापस फैक्ट्री बनने की प्रक्रिया की ओर जा रही थी। मैंने उसे थोड़ा सा आगे धकेला, सब कुछ वापस एक साथ जुड़ गया। स्क्रीन बेदाग हो गई, बैटरी हेल्थ 100% पर आ गई, फैक्ट्री वाला स्टिकर वापस आ गया। मैं उसे लगभग गिरा ही चुका था। फिर मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरे पड़ोसी ने दीवार पर घूंसा दे मारा। अगले 6 घंटे मैंने अपने अपार्टमेंट की हर चीज को छूने में बिता दिए। खरोंचों से भरा फ्राइंग पैन दुकान से निकला नया पैन बन गया। दागदार सफेद शर्ट इतनी नई हो गई कि उसका प्राइस टैग वापस आ गया, जिससे ये सवाल उठ गया कि क्या अब मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक टूटी हुई कुर्सी अपने आप ठीक हो गई, आधी घिसी हुई पेंसिल वापस पूरी लंबी हो गई, $5 का एक मुड़ा तोड़ा नोट बिल्कुल कड़क हो गया, लेकिन सीरियल नंबर वही रहा, जो शायद अच्छा ही था, क्योंकि मैं दोपहर के खाने से पहले गलती से नकली नोट बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। खाने पर इसने काम नहीं किया, पौधों पर काम नहीं किया, मेरे अपने शरीर पर तो बिल्कुल काम नहीं किया, जिसकी पुष्टि मैंने 10 मिनट तक शर्मिंदगी के साथ अपनी एक चोट को छू कर की। सिर्फ निर्जीव चीजें और सिर्फ उनकी मरम्मत नहीं, मैं उन्हें उनके वास्तविक भौतिक इतिहास में पीछे ले जा सकता था। ये अंतर बहुत बड़ा था। एक टूटी हुई चीज टूटने से पहले वाली हालत में जा सकती थी, जली हुई चीज आग लगने से पहले वाली हालत में जा सकती थी, जंग लगी चीज जंग लगने से पहले जा सकती थी, दोबारा पेंट की गई चीज अपने असली पेंट में लौट सकती थी। अगर मैं कागज को उस समय पर ले जाऊं जब उस पर कुछ नहीं लिखा था, तो एक दस्तावेज से जाली दस्तखत गायब हो सकते थे। वो वस्तु सब कुछ याद रखती थी, हर एक डेंट, हर खरोंच, हर मरम्मत, पेंट की हर परत, असेंबली का हर पड़ाव, हर एक पल, और किसी तरह उसे छूकर मैं ये चुन सकता था कि उसका कौन सा रूप वापस लाना है। मैंने वही किया जो कोई भी समझदार वयस्क ऐसी जादू
जादुई ताकत मिलने पर करता। मैं सीधे कबाड़ खाने पहुंच गया। मेरा दोस्त मिन्हो शहर के किनारे एक स्क्रैप यार्ड चलाता था। मिन्हो को दोस्त कहना थोड़ा ज्यादा होगा। हमारी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने एक बार उससे $30 में एक टूटी हुई वेंडिंग मशीन खरीदने की कोशिश की थी और उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं ऐसा इंसान दिखता हूँ जो उसके अंदर ही दम तोड़ देगा। लेकिन उसे पैसे पसंद थे, मुझे कचरा पसंद था, और धीरे धीरे यही हमारी दोस्ती बन गई। जब मैं पहुंचा तो वो एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त लग्जरी सेडान के पास खड़ा डिब्बा बंद कॉफी पी रहा था। कार का अगला हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी पहाड़ को टक्कर मारने की कोशिश की हो। मिन्हो ने हाथ हिलाया। मैंने कार की तरफ इशारा किया। कितने की? उसने मुझे देखा, फिर कार को देखा। क्यों? आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। उसने मुझे घूरा, मैंने भी उसे घूरा। उसने कॉफी की एक और घूंट ली। $500। मैं तो लगभग बेहोश ही होने वाला था। मुड़े हुए हुड पर जो लोगो लगा था वो फेरारी का था। कोई पुरानी फेरारी नहीं, हाल ही का नया मॉडल, या कम से कम जो उसका बचा खुचा हिस्सा था। जाहिर तौर पर ये किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने इसे टोटल लॉस घोषित कर दिया था। इसके कुछ कीमती पुर्जे निकाल लिए गए थे और फिर इसे इंश्योरेंस नीलामी में बेच दिया गया था, जहां कोई भी इसके डैमेज फ्रेम से सिर नहीं खपाना चाहता था। मिन्हो ने इसे एक लॉट के हिस्से के रूप में खरीदा था। वो इसे काट कर इसके टुकड़े बेचने की सोच रहा था, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा लाल रंग का लॉटरी का टिकट था। मेरे पास $48 थे, तो स्वाभाविक रूप से मैंने मोलभाव किया। मोलभाव से मेरा मतलब है कि मैंने मिन्हो को अपना पुराना लैपटॉप, अपनी गेमिंग चेयर, एक विंटेज कैमरा जिसकी कीमत बढ़ने का मैं इतने दिनों से नाटक कर रहा था, $40 नकद और एक लिखित हस्ताक्षर किया हुआ वादा दिया कि अगर मैं इस कार से अमीर बना तो उसे डिनर कराऊंगा। मिन्हो मान गया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये बेवकूफी किस हद तक जाती है। उसने फेरारी को खींचकर कबाड़ खाने के एक खाली कोने में खड़ा कर दिया। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर था। 2 पहिए मुड़े हुए थे, सारे एयरबैग खुल चुके थे, विंडशील्ड पूरी तरह चटक चुकी थी, एक दरवाजा गायब था और इंजन ऐसा लग रहा था मानो उस पर गुस्से में किसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी से हमला किया गया हो। मिन्हो ने अपने हाथ बांधे। लो तुम्हारी कला। मैं उस मलबे के इर्द गिर्द घुमा, अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश करते हुए। मेरी शक्ति ने एक फोन पर काम किया था। कार उससे बहुत बड़ी थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आकार से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मैंने अपना हाथ कार के पिछले हिस्से के पैनल पर रखा। दुनिया बदल गई। फेरारी का भौतिक इतिहास मेरी इंद्रियों में फूट पड़ा। मैंने उस एक्सीडेंट को उल्टे क्रम में घटते देखा। मुड़ा हुआ मेटल सीधा हो रहा था। कांच के टुकड़े वापस अपनी जगह उड़कर जुड़ रहे थे। एयरबैग्स वापस स्टीयरिंग व्हील के खांचों में सिमट रहे थे। सड़क पर गिरा तेल वापस चढ़कर इंजन में जा रहा था। कार उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। बारिश, सड़क की धूल, टायरों की घिसावट, ईंधन की खपत, सर्विसिंग, पार्किंग गैराज, शिपिंग कंटेनर और अंत में एक बेदाग शोरूम तक। मैं और पीछे जा सकता था, फैक्ट्री तक, बिना जुड़े कलपुर्जों तक, अलग अलग टुकड़ों तक, लेकिन मैं शोरूम कंडीशन पर रुक गया। फिर मैंने शक्ति को अपनी ओर खींचा। फेरारी में एक कंपन हुआ। मिन्हो के हाथ से कॉफी का कैन छूट गया। गायब दरवाजा पूरे यार्ड को चीरता हुआ उड़कर आया। मैंने उसे बुलाया नहीं था। वो दरवाजा 20 मीटर दूर एक बाड़ से टिका हुआ रखा था, चूंकि वो मूल रूप से उस समय उस फेरारी का हिस्सा था जिसे मैंने चुना था। जाहिर तौर पर शक्ति ने उसे उसी वस्तु का हिस्सा माना। दरवाजा हवा में ऐसे लपका जैसे उसे ब्रह्मांड से कोई बेहद जरूरी निर्देश मिला हो और बिल्कुल सही जगह आकर धड़ाम से फिट हो गया। मिन्हो चीख पड़ा। हुड अपने आप सीधा हो गया। कांच की दरारें जिप की तरह बंद हो गई। उखड़ा हुआ पेंट वापस अपनी चिकनी लाल चमक में लौट आया। मुड़े हुए पहिए सीधे हो गए। घिसा हुआ रबर वापस आने से टायर मोटे हो गए। टूटी हुई हेडलाइट्स ठीक हो गई। कई तेज धात्विक क्लिक्स के साथ इंजन अपने आप दोबारा जुड़ गया। पास रखी एक बाल्टी से छोटे छोटे स्क्रू सचमुच हवा में उछले और कार की बॉडी में समाकर गायब हो गए। एक साइड मिरर तो मिन्हो के ऑफिस की खिड़की से उड़ता हुआ बाहर आया, क्योंकि वो उसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब रेस्टोरेशन पूरा हुआ तो वो फेरारी कबाड़ खाने की लाइटों के नीचे इतनी बेदाग चमक रही थी कि उसके आसपास खड़ी कुचली हुई कारों के ढेर अचानक शर्मिंदा लगने लगे। मैंने अपना हाथ हटा लिया। इंजन अपने आप चालू हो गया, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ दबाया था, बल्कि इसलिए कि वो बिल्कुल उसी शोरूम वाली स्थिति में लौट आया था जिसे मैंने चुना था, और उस पल में एक चार्ज बैटरी और थोड़ा सा ईंधन शामिल था। मिन्हो धीरे धीरे झुका। उसने जमीन पर गिरा कॉफी का कैन उठाया। उसने फेरारी को देखा, फिर मुझे देखा। जिन, हाँ, तुम्हारे इस आर्ट प्रोजेक्ट पर किसी भूत का साया है। मैं उसे सच बता सकता था। इसके बजाय मैंने कहा कि मैं गुपचुप तरीके से एडवांस रेस्टोरेशन तकनीकें सीख रहा था। उसने बिल्कुल नई जैसी फेरारी को देखा, फिर अपने ऑफिस की खिड़की में साइड मिरर के आकार के छेद को देखा और फिर वापस मुझे देखा। उसे मेरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन मिन्हो की एक बहुत खूबसूरत आदत थी। जब पैसा करीब होता था तो वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। समस्या कागजात की थी। एक टोटल डैमेज घोषित सुपरकार सिर्फ इसलिए दोबारा सड़क पर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो फिर से सुंदर दिखने लगी थी। उसका अभी भी एक इंश्योरेंस इतिहास था, उसके रिकॉर्ड थे, उसका साल्वेज टाइटल था। ये मेरा पहला महत्वपूर्ण सबक था। मेरी शक्ति वस्तुओं को समय में पीछे ले जा सकती थी, लेकिन डेटाबेस को नहीं। कम से कम तब तक नहीं जब तक डेटाबेस किसी ऐसी भौतिक चीज पर न हो जिसे मैं छू सकूं। और मैं पहले ही दिन किसी इंश्योरेंस कंपनी के सर्वर रूम में घुसपैठ करने वाला नहीं था। इसलिए ये ढोंग करने के बजाय कि फेरारी का कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मैंने उसे एक असाधारण रेस्टोरेशन के तौर पर ईमानदारी से बेचा। एक विशेषज्ञ ने इसकी जांच की, फिर उसने दोबारा जांच की, फिर उसने दूसरे विशेषज्ञ
विशेषज्ञ को बुलाया। फिर वे दोनों 40 मिनट तक बहस करते रहे क्योंकि कोई भी माप समझ से परे था। फ्रेम बिल्कुल सही था, रिपेयर किया हुआ नहीं बल्कि परफेक्ट। फैक्ट्री वेल्स, फैक्ट्री पेंट की मोटाई, असली पुर्जे, असली कांच, सूक्ष्म स्तर पर भी कोई तनाव नहीं और बॉडी रिपेयर का कोई निशान नहीं। यहाँ तक कि इंजन भी माइलेज के हिसाब से कम घिसा हुआ था। खरीदार मिस्टर क्वान नाम का एक कलेक्टर था जो ये सोचकर आया था कि ये कोई फ्रॉड होगा, लेकिन जब वह गया तो ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई दैवीय चमत्कार देख लिया हो। उसने मुझे 260,000 दिए। फीस, ट्रांसपोर्ट, कागजात और मिन्हो की उस डिनर की मांग के बाद जिसमें असली स्टेक शामिल था, मेरे पास इतने पैसे थे जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया। मेरे बैंकिंग ऐप ने रकम दिखाई। मैंने स्क्रीन को 6 बार रिफ्रेश किया। फिर मैंने अपने फोन को बहुत संभाल कर छुआ क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार मैं नहीं चाहता था कि ये नंबर समय में पीछे जाए। इतना काफी होना चाहिए था। कोई भी सामान्य इंसान यहाँ रुक जाता, निवेश करता, एक अपार्टमेंट खरीदता, टैक्स भरता, शायद छुट्टियों पर जाता। लेकिन मैंने सूरज ढलने से पहले 11 टूटी हुई कारें खरीद ली। मिन्हो ने वे गाड़ियां मेरे लिए ढूंढी। बाढ़ में डूबी पोर्श, जली हुई लेम्बोर्गिनी, पलटी हुई बेंटले, मैसेराटी जिसकी छत में एक पेड़ घुसा हुआ था, मर्सिडीज जो किसी स्विमिंग पूल में गिर गई थी, एक लगभग नई एस्टन मार्टिन जिसका अगला हिस्सा गायब था और उन कारणों से जिन्हें कोई नहीं समझा सकता था, एक रोल्स रॉयस जिसमें से सी फूड की तेज बदबू आ रही थी और जिसके अंदर 300 सजावटी सीपियां भरी थी। मैंने एक एक करके सबको ठीक किया। बाढ़ का नुकसान उलट गया। कालीनों से पानी बाहर रिसने लगा, बूंदों में तब्दील हुआ और खुले दरवाजों से उड़कर ऐसे बाहर निकला मानो गुरुत्वाकर्षण ही भ्रमित हो गया हो। जली हुई लेम्बोर्गिनी 7 सेकंड में एक काले कंकाल से चमकीले पीले रंग के दैत्य में बदल गई। मैसेराटी में फंसा पेड़ उल्टा नहीं हुआ क्योंकि वो एक अलग वस्तु थी। इसलिए जब मैंने कार को रिस्टोर किया तो छत ने ट्रंक वाली जगह पर ही बनने की कोशिश की। इससे मुझे मेरा दूसरा बड़ा सबक मिला। पहले बाहरी चीजों को हटाओ। हमें क्रेन की जरूरत पड़ी और मिन्हो 20 मिनट तक हंसता रहा। रोल्स रॉयस का हाल तो और बुरा था। जब मैंने उसे छुआ तो मुझे पता चला कि उसका इतिहास 6 महीने पहले तक सामान्य था, जब किसी अमीर आदमी ने अचानक फैसला किया कि इसके इंटीरियर को समुद्री थीम दी जानी चाहिए। मैंने उस सीपी वाली सजावट के समय से पीछे का समय चुना। 300 सीपियां एक साथ केबिन से बाहर फायर हो गई। मिन्हो और मैं जमीन पर गिर पड़े जबकि सजावटी समुद्री जीव किसी लग्जरी शॉटगन की गोलियों की तरह पूरे गोदाम में उड़ रहे थे। एक सीपी तो सीधे उसकी कॉफी में जा गिरी। उसके बाद से रेस्टोरेशन के दौरान वो सेफ्टी चश्मा पहनने लगा। 3 हफ्तों के भीतर हमारा ये काम एक मशीन की तरह चलने लगा। मिन्हो डैमेज लग्जरी कारें जुटाता, मैं उन्हें रिस्टोर करता। हम उन्हें अधिकृत डीलरों और खास नीलामियों के जरिए बेचते। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि उनका कोई एक्सीडेंट इतिहास नहीं है। हम बस ऐसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देते थे जो नामुमकिन स्तर की गुणवत्ता दिखाती थी। इससे खरीदार उन्हें और ज्यादा चाहने लगे और फिर अफवाहें फैलने लगी कि एक रहस्यमयी रेस्टोरेशन शॉप है जो बिना कोई नया पैनल बदले ही मलबे में तब्दील हो चुकी गाड़ियों को जिंदा कर देती है। कलेक्टर्स के फोन आने शुरू हो गए। डीलरों ने बोलियां लगानी शुरू कर दी। इंश्योरेंस क्लेम जांचने वालों के सिर में दर्द होने लगा। मैंने एक बड़ा गोदाम किराए पर लिया और आधिकारिक तौर पर सेकंड चांस रेस्टोरेशन की शुरुआत की। ये नाम सुनने में काफी प्रतिष्ठित लगता था। हमारा अंदरूनी नारा था, छूने से पहले कृपया सारे पेड़ हटा लें। पहले महीने के अंत तक मैं अपना पहला $1 मिलियन कमा चुका था। दूसरे महीने के अंत तक मैंने गलती से $1 मिलियन की एक घड़ी को कच्चे सोने की ईंट में बदल दिया। ये मेरा तीसरा सबक था। छोटी चीजों का इतिहास बेहद गहरा होता है। वो घड़ी विक्टर हान नाम के एक मशहूर सेलिब्रिटी बिजनेसमैन की थी। वो हमारे गोदाम में अंदर भी धूप का चश्मा पहने आया और उसके पीछे 4 असिस्टेंट चल रहे थे जिनके हाथ में कुछ नहीं था। वो घड़ी तब कुचली गई थी जब उसकी कस्टमाइज बख्तरबंद गोल्फ कार्ट उसके ऊपर से गुजर गई थी। विक्टर चाहता था कि हम इसे ठीक करें क्योंकि उसने सुन रखा था कि हमारा काम नुकसान की अवधारणा का सीधे तौर पर मजाक उड़ाता है। मुझे ये तारीफ पसंद आई। वो घड़ी सैकड़ों छोटे छोटे घूमते पुर्जों वाली एक दुर्लभ और जटिल कृति थी। मैंने उसे छुआ। मेरा दिमाग अलग अलग चरणों से भर गया। कुचली हुई, इस्तेमाल की गई, नई, असेंबल की गई, मशीन से बने पुर्जे और कच्चा माल। मैंने उसे ठीक उसी अवस्था पर रोकने की कोशिश की लेकिन मेरा ध्यान फिसल गया। घड़ी ढह गई, टूटी नहीं, समय में पीछे की ओर ढह गई। गियर्स अलग हो गए, पेंच अपने आप खुल गए, सुइयां उखड़ गई, केस का आकार बदल गया। नीलम का शीशा एक अधूरा क्रिस्टल बन गया। सोने के पुर्जे पिघलकर अपने पुराने रूपों में मिल गए। आधी सेकंड के लिए मखमली मेज पर वो पूरी चीज मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले कच्चे माल का एक अजीब सा ढेर बन गई। विक्टर के असिस्टेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। मिन्हो फुसफुसाया, एडवांस रेस्टोरेशन। मैंने जितनी जल्दी हो सके उसके इतिहास को आगे की ओर धकेला। पुर्जे उड़कर आपस में जुड़ने लगे, गियर्स फिट हो गए, मूवमेंट खुद ब खुद अपनी जगह बैठ गया, सुइया वापस आ गई, घड़ी पूरी हो गई और फिर बिल्कुल नई बन गई। मैं रुक गया, कोई नहीं हिला। विक्टर ने उसे उठाया, उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदले। तुमने इसे जवान कर दिया। मैं चुप रहा। उसने मुझे घूरा। तुमने इसकी मरम्मत नहीं की। मैं फिर भी चुप रहा। वो थोड़ा और करीब झुका। तुमने इसे सच में जवान कर दिया। मिन्हो ने अचानक ताली बजाई और ऐलान किया कि हमारी पेटेंटेड तकनीकें कई काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट्स द्वारा सुरक्षित है। विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तय कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसे चुकाए और वहाँ से चला गया। अगले दिन 17 टूटी हुई घड़ियों से भरा एक ट्रका पहुँचा। उसके अगले दिन उसने एक चटका हुआ ग्रैंड पियानो भेजा, फिर एक डैमेज रेसिंग साइकिल, फिर एक वाइन कूलर
जिसने ठंडा करना बंद कर दिया था, फिर एक गोल्ड प्लेटेड एस्प्रेसो मशीन और फिर एक असली झूमर। जाहिर तौर पर जब अरबतियों को एक ऐसा आदमी मिल गया जो कुछ भी ठीक कर सकता था तो वे भूल ही गए कि सामानों की अलग अलग श्रेणियां भी होती है। इस तरह मुझे एहसास हुआ कि कारें तो सिर्फ शुरुआत थी, इसलिए मैं तबाही का सामान खरीदने निकल पड़ा। मैंने चटके हुए डिजाइनर हैंडबैग, टूटे हुए गिटार, टूटे कैमरे, बर्बाद फर्नीचर, पानी में डूबे इलेक्ट्रॉनिक्स, खरोंच लगे गहने, तूफान से क्षतिग्रस्त मूर्तियां और एक ऐसी वेंडिंग मशीन खरीदी जिसे तीसरी मंजिल की खिड़की से फेंक दिया गया था। वो आखिरी वाली बात जरा व्यक्तिगत थी। मिन्हो ने एक बार मुझे वेंडिंग मशीन बेचने से मना कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि मैं उसके अंदर ही दम तोड़ दूंगा। अब मैंने एक खरीदी, उसे ठीक किया और उसके ऑफिस में रख दिया। उसने उसे घोरा, मैंने उसे एक सिक्का दिया। उसने कॉफी खरीदी, मशीन ने सिक्का निगल लिया। मैंने मशीन को छुआ और समय को केवल इतना पीछे किया कि सिक्का वापस आ जाए। नतीजा ये हुआ कि कॉफी उसके हाथ से गायब होकर वापस मशीन के अंदर चली गई। हमने एक और सबक सीखा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के आउटपुट का इस्तेमाल कर रहा हो तब उसे कभी समय में पीछे न ले जाए, खासकर कॉफी को। कुछ समय के लिए जिंदगी अविश्वसनीय रूप से मजेदार हो गई। मैं सोकर उठता, नाश्ता करता और महंगे कचरे को छूकर पैसे कमाने निकल पड़ता। हर दिन कुछ न कुछ और हास्यास्पद लेकर आता। एक होटल ने मुझे डिलीवरी ट्रक की टक्कर से टूटे संगमरमर के फव्वारे को ठीक करने के पैसे दिए। एक फैशन कंपनी मेरे पास एक लिमिटेड एडिशन जैकेट लाई जिसे किसी सेलिब्रिटी के पालतू बाघ ने फाड़ दिया था। एक म्यूजियम सलाहकार ने पूछा कि क्या मैं चांदी की एक पुरानी ट्रे साफ कर सकता हूँ। मैंने उसे छुआ और गलती से 200 साल का मैल, उंगलियों के निशान, पुरानी मरम्मतें और एक छिपा हुआ शिलालेख हटा दिया जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। फिर वो पेंटिंग आई। इसे मैडम सीओ नाम की एक बुजुर्ग आर्ट डीलर द्वारा एक काले केस में लाया गया था। उन्होंने दस्ताने पहने हुए थे, वे बहुत धीमे बोलती थी और उन्होंने हमारे गोदाम को ऐसे देखा जैसे वे किसी हाईटेक लैब की उम्मीद कर रही थी और उन्हें एक रिस्टोर की गई लेम्बोर्गिनी के बगल में तीखे राइस केक खाते हुए 2 लड़के मिल गए हों। केस के अंदर एक जला हुआ कैनवस था। उसकी ज्यादातर सतह काली पड़ चुकी थी, सिर्फ एक कोने में थोड़ा रंग बचा था। मैडम सीओ ने बताया कि ये पेंटिंग एक प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा थी। दशकों पहले एक हवेली में आग लग गई थी। मालिक को लगा कि पेंटिंग जलकर खाक हो गई, लेकिन इसके अवशेष गोदाम में बच गए थे। ये संभवतः किसी मशहूर मॉडर्न पेंटर की खोई हुई कलाकृति थी। संभवतः इस शब्द का बहुत बड़ा वजन था। विशेषज्ञ इसे प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका था। वो चाहती थी कि हम इसके फ्रेम को मजबूत कर दें, लेकिन मैं देखना चाहता था कि इस कैनवस को क्या याद है। मैंने पहले लकड़ी के स्ट्रेचर को छुआ। इतिहास सामने आ गया। आग, धुआं, गैलरी, गोदाम, स्टूडियो, कच्ची लकड़ी। आसान था। फिर मैंने कैनवस को छुआ, मेरी सांसें थम गई। इस वस्तु का इतिहास मेरे द्वारा छुई गई किसी भी चीज से ज्यादा लंबा और समृद्ध था। कालिक की परतें मेरे दिमाग में उल्टी दौड़ने लगी। काला पेंट, रंगीन पेंट, स्केच की रेखाएं, कोरा कैनवस। लेकिन इसमें बाद के बदलाव भी शामिल थे। किसी मोड़ पर किसी ने असली पेंटिंग के एक हिस्से पर दोबारा पेंट कर दिया था। एक अन्य बिंदु पर दस्तखत को थोड़ा सुधारा गया था। आग तो बहुत बाद में लगी थी। मुझे एक अविश्वसनीय बात का एहसास हुआ। मुझे पेंटिंग को बिल्कुल नया बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं इसे इसके पूरे अस्तित्व में रहे किसी भी सटीक भौतिक रूप में वापस ला सकता था। इसलिए मैंने अनदेखी तस्वीरों को पलटने की तरह इसके इतिहास में पीछे तलाशना शुरू किया। जली हुई, आग से पहले की, मरम्मत से पहले की, ओवर पेंटिंग से पहले की और अंत में मूल रूप से तैयार हुई कलाकृति। मैं वहीं रुक गया और फिर मैंने उस रूप को वापस खींच लिया। पूरा गोदाम धुएं की महक से भर गया। नया धुआं नहीं बल्कि सदियों पुराना धुआं बाहर निकल रहा था। भौतिक इतिहास के उलटने के साथ ही कैनवस से काली कालिक उठी और हवा में घुंघराले बादलों की तरह बनकर गायब होने लगी। जले हुए रेशे सीधे हो गए, छाले सपाट हो गए, रंग वापस लौट आए। जला हुआ फ्रेम पॉलिश की हुई लकड़ी बन गया। पूरी तस्वीर से अंधेरा छंटने लगा। पहले एक महिला उभरी, फिर एक नीली कुर्सी, फिर एक खिड़की और फिर शहर के ऊपर बनी एक अजीब सी लाल चिड़िया। रंग इतने चमकदार हो गए मानो किसी ने दूसरा सूरज जला दिया हो। आखिरकार नीचे के कोने में एक हस्ताक्षर उभर आया। मैडम सीओ के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। मिन्हो ने धीरे से अपना राइस केक नीचे रख दिया। वो पेंटिंग पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। मरम्मत की हुई नहीं, दोबारा बनाई हुई नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसी जैसी वो तब थी जब कलाकार ने इसे पूरा किया था। मैडम सीओ पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर उन्होंने फुसफुसाकर इसका अनुमानित मूल्य बताया। मिन्हो के गले में राइस केक अटक गया। अगले 3 मिनट हमने उसे मरने से बचाने में बिताए। वो पेंटिंग लगभग 12 से 20 मिलियन डॉलर, लगभग 100 से 160 करोड़ रुपए के बीच की थी, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसकी मूल स्थिति को पाना असंभव माना जा रहा था। मैडम सीओ ने ये नहीं पूछा कि मैंने ये कैसे किया। मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने अमीर और अनुभवी हो जाते हैं कि जब उनके सामने हकीकत के नियम टूटते हैं तो वे बस अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नई श्रेणी जोड़ लेते हैं। उन्होंने हमारी फीस चुकाई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं मूर्तियों का काम भी संभालता हूँ। मैंने कहा, हालांकि मैंने कभी किसी मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाया था। उस जवाब ने सब कुछ बदल दिया। 2 महीनों के भीतर सेकंड चांस रेस्टोरेशन कारों का एक अजीबोगरीब गैराज न रहकर देश की सबसे गुप्त लग्जरी रिपेयर कंपनी बन गई। हमने कोई विज्ञापन नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं थी। अरबतियों ने कानाफूसी की, कलेक्टर्स के फोन आने लगे, सेलिब्रिटीज ने अपने असिस्टेंट्स को भेजा, शाही परिवारों ने वकील भेजे जिन्होंने आगे दूसरे वकील भेजे। हमारा अपॉइंटमेंट कैलेंडर कुछ छोटी कंपनियों
कंपनियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा कीमती हो गया। और फिर भी मैं मजे के लिए टूटी हुई कारें खरीदता रहा, क्योंकि आधुनिक कला के कबाड़ जैसी दिखने वाली किसी कार को अचानक ये याद दिलाना कि वो एक फेरारी, इस एहसास की कोई बराबरी नहीं थी। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने एक नकली बुगाटी के जरिए मेरा बिजनेस लगभग तबाही कर दिया था। उसका नाम देहोलिम था। वो क्राउन वेलोसिटी नाम की एक लग्जरी डीलरशिप चलाता था। देहो के बाल बिल्कुल परफेक्ट थे, दांत एकदम साफ थे और उसकी मुस्कान ऐसे इंसान जैसी थी जो ईमानदारी को सिर्फ गरीबों का शौक मानता हो। वो एक फ्लैट बेड ट्रक पर एक तबाह हो चुकी बुगाटी चिरॉन लाद कर मेरे गोदाम पहुंचा। कम से कम उसका यही दावा था। कार कथित तौर पर एक निजी गैराज में जल गई थी। चेसिस का केवल एक हिस्सा बचा था, बॉडी लगभग गायब थी और इंजन पिघला हुआ सा लग रहा था। देहो ने दावा किया कि उसने इसे कानूनी तौर पर हासिल किया है और वह इसका पूरा रेस्टोरेशन चाहता था। उसने मुझे ये काम करने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की। मिन्हो की आंखों में नोटों के निशान चमकने लगे। मैंने तुरंत कार को हाथ नहीं लगाया। तब तक मैं पहले जांच पड़ताल करना सीख चुका था। सीरियल नंबर, कागजात, मालिकाना हक और तस्वीरें। देहो के पास दस्तावेज थे, जरूरत से ज्यादा दस्तावेज। जो लोग सच बोलते हैं वे आमतौर पर एक फोल्डर लाते हैं। देहो 3 बड़े बाइंडर्स और एक वकील साथ लाया था। इससे मुझे शक हो गया। इसलिए जब बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा कर रहे थे, मैं उस मलबे के इर्द गिर्द घुमा और चुपके से अपनी 2 उंगलियां उसके फ्रेम पर रख दी। इतिहास खुल गया। आग, वर्कशॉप, कटिंग टॉर्च, गोदाम, असेंबली, लेकिन बुगाटी की असेंबली नहीं। वो फ्रेम कभी बुगाटी की फैक्ट्री के अंदर गया ही नहीं था। वो इंजन कभी उस फ्रेम का हिस्सा था ही नहीं। कार्बन के टुकड़े अलग अलग कारों से लिए गए थे। वो जला हुआ कंकाल सस्ते कबाड़ के टुकड़ों से बनाया गया एक फ्रैंकस्टाइन था। किसी ने जानबूझकर एक नकली जली हुई बुगाटी तैयार की थी, क्योंकि किसी तबाह हो चुकी लग्जरी कार की असलियत जांचना बहुत मुश्किल होता है। देहो को उम्मीद थी कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी शक्ति किसी वस्तु को केवल उसी अवस्था में वापस ला सकती थी जो उसके वास्तविक इतिहास में रही हो। अगर मैंने इसे शोरूम कंडीशन में लाने की कोशिश की तो ये बुगाटी नहीं बनेगी, बल्कि ये बिना सिर पैर के उन बदसूरत पुर्जों का ढेर बन जाएगी जो उस जालसाज के वेल्डिंग करने से पहले थे। मुझे लगभग हंसी आ गई। फिर मुझे एक आइडिया आया, एक बेहद खतरनाक आइडिया, जिसका मतलब था कि मिन्हो को ये तुरंत पसंद आने वाला था। मैंने देहो से कहा कि मैं रेस्टोरेशन कर सकता हूँ, लेकिन उसे सुरक्षा रेखा के पीछे से देखना होगा। वो मान गया, उसका वकील मान गया, उसका कैमरामैन भी मान गया। जाहिर है वो एक कैमरामैन भी साथ लाया था। देहो हमारी मशहूर तकनीक की वीडियो फुटेज चाहता था। मैंने उस नकली कार पर अपनी हथेली रखी। फिर मैंने समय को पीछे घुमाया। आग लगने से पहले नहीं, उससे भी बहुत पीछे। पिघली हुई बनावट गायब हो गई। फिर वेल्ड किया गया ढांचा अलग अलग बिखरने लगा। बोल्ट अपने आप घूमने लगे। पैनल्स अलग हो गए। चेसिस का काटा हुआ हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इंजन एक पहिए वाले स्टैंड पर जा गिरा, जिसे हमने समझदारी दिखाते हुए पहले ही नीचे रख दिया था। कार्बन फाइबर के टुकड़े छिलकर अलग हो गए। एक पहिया फर्श पर लुढ़कता हुआ चला गया। किसी बिल्कुल ही अलग मॉडल का डैशबोर्ड बाहर गिर पड़ा। आखिरकार वो तथाकथित बुगाटी 8 अलग अलग ढेरों में बंट गई। एक ढेर मैक्लारेन का था, एक ऑडी का, एक रेप्लिका किड कार का, एक हिस्सा साफ तौर पर इंडस्ट्रियल कबाड़ था और एक छोटा सा टुकड़ा तो मूल रूप से किसी रेस्टोरेंट के ओवन का हिस्सा था। कोई कुछ नहीं बोला। फिर मिन्हो ने उस ओवन वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। मुझे तो पहले ही पता था, हालांकि उसे खाक कुछ नहीं पता था। देहो का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसके कैमरामैन को देखा। सब रिकॉर्ड कर लिया। कैमरामैन ने सिर हिलाया। देहो ने तुरंत पेटेंटेड तरीकों, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, गोपनीयता, मानहानि और कई अन्य कानूनी शब्दों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार जब मिन्हो उस रेस्टोरेंट के ओवन की तरफ इशारा करता, उन शब्दों का असर कम होता चला जाता। देहो हमारी साख का इस्तेमाल करके एक तथाकथित ओरिजिनल रिस्टोर की गई बुगाटी बनाना चाहता था और फिर उसे विदेशों में करोड़ों में बेचना चाहता था। इसके बजाय उसकी अपनी ही रिकॉर्डिंग ने उस धोखे को सबूतों के रूप में बिखरते हुए कैद कर लिया। उसकी डीलरशिप छिन गई। हमें और ज्यादा क्लाइंट्स मिले और मेरे दिमाग में एक नया खतरनाक ख्याल आया। अगर मैं धोखाधड़ी को पलट सकता था तो मैं और क्या क्या पलट सकता था। घटनाएं नहीं, वस्तुएं। लेकिन वस्तुएं ही तो गवाह थी। एक चोरी की गई प्राचीन वस्तु ये दिखा सकती थी कि उस पर दोबारा पेंट कब किया गया था। एक जाली मूर्ति ये बता सकती थी कि उस पर नकली दस्तखत कब उकेरे गए थे। बदला हुआ रत्न ये साबित कर सकता था कि वो कभी उस शाही मुकुट में जड़ा भी था या नहीं। एक लग्जरी बैग ये राज खोल सकता था कि वो किसी फैक्ट्री से आया है या किसी के बेसमेंट से। अनजाने में मैं दुनिया का सबसे खौफनाक ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट बन चुका था। ये काम ही बहुत मुनाफे वाला होता। लेकिन तभी मिन्हो ने मुझे सुपर कार्स का कब्रिस्तान दिखाया। वो किसी दूसरे देश में था, एक रेगिस्तानी शहर के बाहर छिपा हुआ। ऊंची बाड़ के पीछे तपती धूप में सैकड़ों डैमेज लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। बाढ़ में डूबी कारें, आग से जली कारें, एक्सीडेंट वाली कारें, लावारिस कारें, प्रोटोटाइप कारें, जब्त की गई गाड़ियां और उन लोगों की कारें जो क्रिप्टो कंपनियां डूबने के बाद रातों रात गायब हो गए थे। अपनी मौजूदा हालत में उनमें से कई गाड़ियों की कीमत कौड़ियों के बराबर भी नहीं थी। कुछ गाड़ियां तो इतनी क्षतिग्रस्त थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। मिन्हो को ये पूरा लॉट एक साल्वेज ब्रोकर के जरिए मिला था। उसने अपना टैबलेट मेरी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर दूर तक फैली तबाह हो चुकी सुपर कारों की कतारों की एक तस्वीर थी। लेम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लारेन, पोर्श, बेंटले और ऐसी गाड़ियां जिनके मैं नाम तक नहीं जानता था। बीच में एक धूल भरी तिरपाल के नीचे किसी बेहद दुर्लभ गाड़ी का साफ आकार नजर आ रहा था। ये पूरा लॉट एक साथ थोक में नीलाम होने वाला था। गाड़ियों के मूल मूल्य की तुलना में
शुरुआती बोली हास्यास्पद रूप से कम थी, फिर भी ये हमारे द्वारा पहले कभी यूं ही खर्च किए गए पैसों से कहीं ज्यादा थी। मिन्हो ने मुझे देखा, मैंने स्क्रीन को देखा, फिर अपने हाथ को और फिर वापस स्क्रीन को। मुझे वो सारे सबक याद रखने चाहिए थे, कागजात, मालिकाना हक, विदेशी वस्तुएं और छिपा हुआ इतिहास। ब्रह्मांड ने मुझे कई महीनों में यही सिखाया था कि हर महीने मलबे के साथ समस्याएं भी आती है। इसके बजाय मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर करोड़पति बनने से मैं ज्यादा समझदार नहीं हुआ था। इसने बस मेरे बेतुके विचारों को एक बड़ा बजट दे दिया था। 3 दिन बाद मिन्हो और मैं रेगिस्तान में धूप का चश्मा लगाए खड़े थे और चेनलिंग बार के पार से उस नजारे को देख रहे थे जो अरबतियों के लिए किसी परलोक जैसा लग रहा था। सुपर कारों का ये कब्रिस्तान तस्वीरों से कहीं ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। चिलचिलाती धूप के नीचे बाढ़ से घिरे परिसर में बर्बाद लग्जरी कारों की कतारें फैली हुई थी। कुछ रेत में दबी थी, कुछ के ऊपर गाड़ियां बहुत ऊंची लदी थी। एक लेम्बोर्गिनी के तो पहिए ही नहीं थे और वो 4 ऑफिस कुर्सियों पर टिकी थी, जो आध्यात्मिक स्तर पर भी घोर अपमान जैसा लग रहा था। नीलामी मैनेजर ओमर नाम का एक हंसमुख आदमी हमें एक गोल्फ कार्ट में पूरे यार्ड का दौरा करा रहा था। हर 10 सेकंड में मुझे कुछ ऐसा दिखता जो मेरे दिमाग में काल्पनिक मुनाफे का हिसाब लगाने लगता। एक फेरारी जिसकी छत कुचली हुई थी, एक मैक्लारेन जिसका पिछला आधा हिस्सा गायब था, एक रोल्स रॉयस जिसकी हर खिड़की टूटी थी, एक पोर्श जो साफ तौर पर काफी समय पानी के अंदर बिता चुकी थी, एक मर्सिडीज जिसमें गोलियों के 3 छेद थे और ग्रिल में एक बच्चे का हवा से भरा खिलौना फ्लेमिंगो फंसा हुआ था। ओमर ने मुझे घूरते देखा। लंबी कहानी है, उसने कहा। मैंने तय किया कि मुझे ये कहानी नहीं जानी। उस थोक लॉट में कुल 162 गाड़ियां थी। ज्यादातर के कागजात में गड़बड़ थी, गंभीर संरचनात्मक ढांचे का नुकसान था, पुर्जे अधूरे थे या पारंपरिक तरीके से मरम्मत करने पर उनकी लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। इनका अनुमानित मूल संयुक्त मूल्य $40 मिलियन से भी अधिक था। नीलामी की न्यूनतम रिजर्व कीमत 800,000 थी। ये सुनने में पागलपन लगता था, जब तक कि ओमर ने ये नहीं समझाया कि 162 तबाह लग्जरी गाड़ियों को वहाँ से हटाना, छांटना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, इंस्पेक्ट करना और कानूनी रूप से प्रोसेस करना किसी बुरे सपने जैसा था। सामान्य खरीदार सबसे अच्छी 10 कारें चाहते थे, लेकिन विक्रेता चाहता था कि कोई पूरा लॉट एक साथ ले जाए। इसमें जली हुई बॉडी, नंगे चेसेस, टूटी फूटी सेडान और एक विशाल लग्जरी एसयूवी भी शामिल थी, जिसके अंदर किसी तरह ठोस कंक्रीट भर दिया गया था। मैंने उस कंक्रीट भरी एसयूवी को घूरा। ओमर मुस्कुराया। और भी लंबी कहानी है। फिर से मैंने शांति चुनना ही बेहतर समझा। फिर उसने हमें तिरपाल के नीचे वाली कार दिखाई। उसने कवर हटाया। मिन्हो की सांसें थम गई। मैं तो लगभग एक खंभे से टकरा ही गया था। वो एक पगानीज थी, कम से कम उसका ज्यादातर हिस्सा। अगला हिस्सा सलामत था, पिछला हिस्सा आग से तबाह हो चुका था। इंटीरियर धूप से झुलसा हुआ था। एक पहिया गायब था। खंडहर होने के बावजूद ये किसी एलियन स्पेसशिप जैसी दिख रही थी। उमर ने समझाया कि ये गाड़ी सालों पहले एक कलेक्टर द्वारा इंपोर्ट की गई थी। गैराज की आग में क्षतिग्रस्त हो गई, फिर मालिकाना हक के विवाद में फंसी रही और अंततः संपत्ति का निपटारा होने के बाद निस्तारण के लिए जारी की गई थी। अगर इसकी पहचान और कागजात वैध होते तो रिस्टोर होने के बाद इसकी कीमत कई मिलियन डॉलर हो सकती थी। अगर हमेशा एक अगर होता ही था। मैंने खुले हुए कार्बन पैनल को छुआ। इतिहास मेरी नसों में दौड़ गया। इस बार ये बिल्कुल असली था। मैंने कार को पूरी तरह सही सलामत देखा। मैंने इसे पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते देखा। मैंने इसे एक बेदाग कलेक्शन के अंदर देखा। मैंने इसकी डिलीवरी देखी। मैंने इसकी फैक्ट्री देखी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर मैंने कुछ और नोटिस किया। अपने इतिहास के एक मोड़ पर ये कार नीले रंग की थी, बाद में ये सिल्वर हो गई। उसके बाद इसे मैट ब्लैक रैप किया गया था। मेरे सामने जो रूप था वो झुलसे हुए सिल्वर पेंट वाला था। मैं चुन सकता था। मैं न केवल इसकी हालत बल्कि इसके अतीत के किसी भी वास्तविक पल से इसका रंग रूप तक चुन सकता था। इससे पहले कि कोई ध्यान देता, मैंने अपना हाथ हटा लिया। नीलामी उसी दोपहर शुरू हुई। वहाँ केवल 6 गंभीर बोलीदाता थे, 2 साल्वेज कंपनियां, एक पार्ट्स एक्सपोर्टर, एक रहस्यमयी ऑनलाइन बिडर, एक लग्जरी डीलर और मैं। मिन्हो ने बोली लगाने का जिम्मा संभाला, क्योंकि मेरी एक खतरनाक आदत थी कि मैं पैसों के मामले में मुकाबले को व्यक्तिगत रूप से ले लेता था। कीमत बढ़ने लगी। 800,000, 900,000, 1 मिलियन, 1.2 मिलियन। मिन्हो शांत रहा। मुझे पसीना आने लगा। एक मोड़ पर उस रहस्यमयी ऑनलाइन बिडर ने सीधे 200,000 की छलांग लगा दी। मैंने फुसफुसाया, खत्म कर दो उसे। मिन्हो ने फुसफुसाते हुए कहा, हम टूटी हुई कारें खरीद रहे हैं, किसी देश पर हमला नहीं कर रहे। बात एक ही है। 1.5 मिलियन पर डीलर रुक गया। 1.7 पर पार्ट्स एक्सपोर्टर पीछे हट गया। 1.9 पर सिर्फ हम और वो ऑनलाइन बिडर बचे। मिन्हो ने मेरी तरफ देखा। मैंने पगानी के बारे में सोचा, फिर फेरारी, फिर रोल्स रॉयस और फिर उस कंक्रीट भरी एसयूवी के बारे में। मैंने सिर हिलाया। 2 मिलियन। ऑनलाइन बिडर ने तुरंत $2.1 मिलियन कर दिया। मिन्हो ने गाली दी। मैं उसकी तरफ झुका। 2.3 मिलियन। उसने मुझे घूरा। बोलियां ऐसे नहीं बढ़ाई जाती, इसे दिल पर ले लो। उसने $2.3 मिलियन की बोली लगाई। सन्नाटा छा गया। नीलामी मैनेजर ने ऑनलाइन स्क्रीन को देखा। कोई जवाब नहीं। 1 बार, 2 बार और बिक गया। मैंने अभी अभी गाड़ियों के मलबे से भरे एक पार्किंग लॉट पर $2.3 मिलियन खर्च कर दिए थे। मिन्हो पीछे टेक लगाकर बैठ गया। डिनर का बिल अभी भी तेरा ही है। अगली समस्या ट्रांसपोर्टेशन की थी। मैं रेगिस्तान में ही हर कार को रिस्टोर कर सकता था, लेकिन फिर हमें चमचमाती लग्जरी गाड़ियों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती। सबका ध्यान खींचता और ये समझाना पड़ता कि सुपर कारों का एक
एक मुर्दा कब्रिस्तान अचानक किसी मोटर शो जैसा क्यों दिखने लगा। इसलिए हमने पास ही एक खाली इंडस्ट्रियल हैंगर किराए पर लिया और गाड़ियों को बैच में शिफ्ट किया। 2 दिनों तक टो ट्रक एक के बाद एक मलबे को अंदर लाते रहे। स्थानीय मजदूरों को लगा कि हम एक्सपोर्ट के लिए गाड़ियां छांट रहे हैं। हमने उन्हें अच्छे पैसे दिए और गाड़ियों को चिन्हित जोन में छोड़ने को कहा। फिर जब सब घर चले गए तो मिन्हो ने हैंगर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं 162 तबाह गाड़ियों के बीचों बीच खड़ा था। मिन्हो ने सेफ्टी चश्मा पहना। मैंने दस्ताने पहने, इसलिए नहीं कि दस्तानों से मेरी शक्ति पर कोई असर पड़ता था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा इससे मैं थोड़ा प्रोफेशनल दिखूंगा। हमने शुरुआत की। पहली कतार बहुत आसान थी। बाढ़ में डूबी एक बेंटले बाढ़ आने से पहले वाली अपनी मूल स्थिति में लौट आई। जली हुई एस्टन मार्टिन खुद ब खुद फिर से जुड़ गई। बिना पहियों वाली एक फेरारी ने पास के स्टॉक ढेरों से अपने 3 पहिए खींच लिए और चौथे पहिए को इमारत के बाहर से खींचने की कोशिश करने लगी। हमें दूर से किसी धातु के टकराने की आवाज आई, फिर एक और। उसके बाद एक पहिया साइड के दरवाजे को चीरता हुआ ऐसे अंदर आ गिरा मानो किसी तोप से दागा गया हो। मिन्हो उस छेद को घूरने लगा, मैं उस पहिए को घूरने लगा। हमने अपनी लिस्ट में एक और नियम जोड़ लिया, गाड़ी को रिस्टोर करने से पहले उसके मुख्य अलग हुए पुर्जों का पता लगा लो, वरना ये मानकर चलो कि वे हवा में उड़ते हुए आ सकते हैं। कंक्रीट भरी एसयूवी का मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा था। गाड़ी लावारिस छूटने के बाद उसके केबिन में कंक्रीट भरा गया था। अगर मैं कंक्रीट रहते हुए ही एसयूवी को रिस्टोर करता तो उसका अंदरूनी हिस्सा कई टन ठोस मलबे के नीचे ही वापस बनने की कोशिश करता। मुझे नहीं पता था कि मेरी शक्ति उस कंक्रीट को शराफत से बाहर फेंक देगी या दुनिया का सबसे महंगा जीवाश्म फॉसिल्स बना देगी। इसलिए हमने पहले कंक्रीट हटाने के लिए एक डिमोलिशन टीम बुलाई। उन्होंने पूरा दिन काम किया। उस रात मैंने एसयूवी को छुआ, उसका तबाह अंदरूनी हिस्सा लौट आया। चमड़े की सीटें फूलकर अपने सही आकार में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स जगमगा उठे, खिड़कियां ठीक हो गई, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगी। तभी मिन्हो को ड्राइवर की सीट के नीचे सूखा कंक्रीट का एक छोटा सा टुकड़ा मिला और उसने मुझसे कहा कि मैं अंदर से हार चुका हूँ। सुबह होने तक हम 47 कारें रिस्टोर कर चुके थे। दूसरी रात तक 90, तीसरी रात तक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ नूडल्स बन गए हों। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्ति की भी एक सीमा थी, कोई तय संख्या नहीं, बल्कि एक तरह की थकावट। मैं जितना ज्यादा वजन पीछे ले जाता और जितना ज्यादा वक्त पीछे खींचता उतना ही ज्यादा थक जाता था। एक फोन को ठीक करने में ना के बराबर ताकत लगती थी। एक घड़ी का तो पता भी नहीं चलता था। एक कार ठीक ठाक ऊर्जा खींचती थी, लेकिन सालों के इतिहास से गुजरी किसी बुरी तरह तबाह कार को ठीक करना पहाड़ पर दौड़ने जैसा महसूस होता था। पगानी सबसे आखिरी थी। मैंने उसे बचा कर रखा था क्योंकि मैं उस पल को खास बनाना चाहता था। मिन्हो ने हमारे निजी रिकॉर्ड के लिए कैमरे लगा दिए। मैंने कार्बन बॉडी को छुआ। मैंने उसकी मूल डिलीवरी के ठीक बाद का एक समय चुना। नीला पेंट, बेदाग इंटीरियर, नए टायर, बिल्कुल फैक्ट्री कंडीशन। मैंने शक्ति खींची, आग का असर उल्टा घूमने लगा। जला हुआ कार्बन फिर से ढांचे में ढल गया। गायब पहिया एक स्टोर रूम से लुढ़कता हुआ बाहर आया और अपनी जगह पर फिट हो गया। लेदर एकदम मुलायम और नया हो गया। कांच बेदाग बन गया। सिल्वर पेंट गहरा हुआ। ब्लैक रैप से पीछे की ओर छिला और फिर उसने ऐसा गहरा नीला रंग दिखाया जो इतना खूबसूरत था कि हम दोनों खामोश रह गए। इंजन दोबारा जुड़ गया। एग्जॉस्ट खुद ब खुद चमकने लगा। छोटे छोटे फास्टनर्स अपनी जगह आ गए। गाड़ी अपने सस्पेंशन पर ऐसे जम गई मानो अभी अभी नींद से जागी हो। तभी ड्राइवर का दरवाजा खुला। मिन्हो ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम कहने ही वाले थे। मैं कहने जा रहा था कि हमें ब्रेक चेक कर लेने चाहिए। तुम कहने वाले थे कि तुम्हें इसे चलाना है। मैं दोनों काम कर सकता हूँ। 10 मिनट बाद मिन्हो उस पगानी को हैंगर के अंदर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा था और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी बच्चे ने पूरी हकीकत को ही हैक कर लिया हो। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर कोई भी लाइक या कमेंट का टारगेट नहीं रहा है, पर अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।